आप देख रहे हैं न्यूज़ लैब 10 और मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर। मंडावर कस्बे में शराब में धुत 3 शराबियों ने शराब पीने के बाद उत्पात मचाते हुए धर्मस्थल में लगी मूर्तियां क्षतिग्रस्त कर दी। तीनों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। सरकार की शह मिलते ही लोगों ने अंधाधुंध शराब पीकर शराब को लॉकडाउन में अपनी तन्हाई का साथी बना लिया था, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि जब शराब सिर चढ़ जाएगी तो उनसे उल्टे सीधे काम करवा डालेगी। और ऐसा ही हुआ गांव हुसैनपुर के रहने वाले अजय और मुकेश के साथ। उन्होंने सरकारी ठेके से दारू खरीदी और अपने एक अन्य साथी के साथ जमकर पी, और जब शराब सिर चढ़ गई तो तीनों ने मिलकर क्षेत्र में खूब उत्पात मचाया और इसी के चलते एक धर्मस्थल में रखी मूर्तियों को भी खंडित कर दिया गया। गांव वालों को जैसे ही उनकी इस हरकत का पता चला, मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और तीनों को पकड़ लिया गया। तीनों उनसे छूटकर भाग गए। मौके पर पहुंची पुलिस को गांव वालों ने 2 के नाम अजय और मुकेश बताए हैं, तीसरा युवक अज्ञात था। पुलिस ने पूर्व प्रधान की तहरीर पर तीनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करते हुए उनकी तलाश शुरू कर दी है। एकदम खंडित होना बहुत, इसको खंडित होना तो बहुत बुरी बात भाई। और सारे कहां पर फर्क पड़ा किस चीज का? अच्छा, कौन कौन है इसमें? एक कुमार का वो है अजय, एक जगपाल का मुकेश, एक कमालपुर का दूधिया चिंकी। अच्छा, तोड़ना भी तीनों थे? हाँ, तीनों तोड़ने मतलब मुकेश भी है। सारी मूर्ति तोड़ दी गई है। इधर ये शेरवाली माता की मूर्ति है, ये भी हरामखोरों ने सारी खंडित कर दी गई है, एक भी तो नहीं छोड़ी। इधर ये भोले बाबा की मूर्ति है, इन्होंने ये भी तोड़ दी है। और इन्होंने महाराज जी के साथ में हाथापाई भी करी है, जानलेवा हमला करा। और इधर ये धूणेपति काली माता की मूर्ति ये भी तोड़ दी गई है, और नीचे शिव जी की मूर्ति भी बिल्कुल खंडित कर दी गई है। मुल्क में कोरोना का तीसरा टीका स्पुतनिक वी लगना शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि इसकी एक खुराक की कीमत 995 रुपए रखी गई है। 21 दिनों के अंतराल पर इसकी 2 खुराकें लेनी होंगी, जिसके लिए खुराक लेने वाले को 2000 रुपए खर्च करने होंगे। वहीं कोविशील्ड 850 रुपए और कोवैक्सीन 1300 रुपए के करीब प्रति खुराक दी जा रही है। बताया जा रहा है कि कोरोना के खिलाफ जंग में स्पुतनिक वी 91% तक प्रभावी है। दूसरी ओर कोरोना के सही हो रहे मरीजों में जो ब्लैक फंगस फैल रहा है, उसके इलाज के लिए दवाई नहीं मिल पा रही है। बताया जा रहा है कि इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाली 2 दवाइयां विदेश से मंगाई जाती हैं। इसके लिए पहले ऑर्डर लिखवाना होता है, जिसके बाद दवाई आने में 1 हफ्ते तक का वक्त लग जाता है। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामले वेस्ट यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए बड़े खतरे का इशारा है। मेरठ के अस्पतालों में अब तक इस बीमारी के 8 लोगों को भर्ती किया गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना के इलाज में ज्यादा स्टेरॉइड इस्तेमाल होने की वजह से ही ब्लैक फंगस का खतरा पनप रहा है। इसके अलावा डायबिटीज, स्टेरॉइड लेने वाले, सांस के मरीज और कीमोथेरेपी वाले मरीजों को भी इसकी संभावना अधिक रहती है। महाराष्ट्र में इसके अब तक लगभग 2000 मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से 10 लोगों की जानें जा चुकी हैं और 8 मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई है। बिजनौर जिले के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष और नाक कान गले के माहिर डॉक्टर सुभाष राणा का कहना है कि उनके पास पिछले कई दिनों से ब्लैक फंगस के काफी मरीज आ चुके हैं, क्योंकि यहां पर दवाई उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते उन्हें रेफर कर दिया जाता है। उन्होंने मरीजों से जल्दबाजी में स्टेरॉइड न लेने की सलाह दी। जी, क्या नाम है? हाँ, मैं डॉक्टर सुभाष राणा, ENT सर्जन बिजनौर। मैं आप लोगों को ब्लैक फंगस के बारे में आजकल खूब चर्चा चल रही है। ये पोस्ट कोरोना पेशेंट्स में, यूजुअली डायबिटिक पेशेंट्स में, जिनको ज़्यादा जल्दी स्टेरॉइड चलता रहता है, ज़्यादा जल्दी स्टेरॉइड शुरू रहता है, उनमें ज़्यादा कॉमन है। और ये आजकल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जो पहले साल में 1 आध मरीज आता था, वो हमने पिछले 10 दिन में करीब 10-15 दिन में करीब 10 मरीज देख लिए हैं। और आज सुबह से 2 मरीज देख चुका हूँ, तीसरे का फोन आया है। आज सुबह से भी 3 मरीज समझ लीजिए सुबह से फंगस के आ गए। लेकिन मजबूरी ये है कि बिजनौर में अभी दवाई अवेलेबल नहीं है। एम्फोटेरेसिन B इंजेक्शन लगते हैं, वो दवा अवेलेबल नहीं है यहाँ, इसलिए हमें मरीजों को बाहर ही भेजना पड़ रहा है। अभी ये उसके पोस्ट कोरोना पेशेंट्स में, डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत कॉमनली बढ़ के इन्फेक्शन आ रहा है। म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन कहते हैं, ये इसका प्रिवेलेंस बढ़ गया है। एपिडेमिक हो गया है इसका, कोरोना के बाद फंगल इन्फेक्शन का, म्यूकोरमाइकोसिस।
अच्छा, किस तरह से लोगों को आप जागरूक करना चाहते हैं? लोगों को जागरूक ये करना चाहते हैं, एक तो बहुत जल्दी स्टेरॉइड शुरू ना किया जाए, स्टेरॉइड देर से शुरू किया जाए। बहुत ही रेयर केसेस में स्टेरॉइड शुरू करा जाता है जब चेस्ट कॉम्प्लिकेशन होते हैं। क्वालिफाइड डॉक्टर ही स्टेरॉइड लिखे और शुगर लेवल जरूर चेक कराते रहें। जो पेशेंट स्टेरॉइड पे हैं उनका शुगर लेवल नहीं बढ़ने पाए, क्योंकि शुगर डायबिटिक पेशेंट पहले से भी होते हैं और स्टेरॉइड से भी शुगर बढ़ जाता है। और घर पे ऑक्सीजन लगाते समय घर पे ऑक्सीजन अवॉइड करें, घर पे ऑक्सीजन ना लगाएं। अगर लगाना बहुत मजबूरी हो तो उसमें ऑक्सीजन में जो पानी भरा जाता है वो पानी स्टेरलाइज वाटर होना चाहिए। कभी उबाल के, कम से कम उबाल के भरें या स्टेरलाइज वाटर होना चाहिए, वो नल का पानी ना भरें। और अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन रखें, जैसे कुल्ला दतून करते रहें लगातार, और अपनी इम्यूनिटी बनाए रखें, यही बहुत जरूरी है। कल चित्रकूट की जिला जेल रंगोली में सीतापुर के गैंगस्टर और शूटर अंशु दीक्षित ने जेल में बंद अपराधी मेराजुद्दीन और मुकीम काला को गोलियां बरसाकर मौत के घाट उतार दिया। बाद में पुलिस ने अंशु को भी गोलियां मार दी, जिससे उसकी भी मौत हो गई। मामला कुछ उलझा हुआ सा लगा। पहले अंशु ने दोनों को गोली मारी और फिर पुलिस ने अंशु को ही गोली मार दी, जिससे सारे सबूत ही खत्म हो गए और अब इस बात का पता ही नहीं चल पाएगा कि आखिर अंशु के पास हथियार आया कहां से था। कल सुबह करीब 9:30 बजे यह हादसा हुआ। परेड के बाद इस हादसे को उस वक्त अंजाम दिया गया जब सभी बंदी अपनी अपनी बैरक में वापस जाने लगे। तभी मेराजुद्दीन के साथ हाई सिक्योरिटी बैरक में बंद अंशु ने अपनी कमर में लगी पिस्टल निकाली और इससे पहले कि मेराजुद्दीन कुछ समझ पाता, अंशु ने उस पर गोलियां बरसाकर मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद अंशु आराम से टहलता हुआ बैरक की ओर गया और वहां मौजूद मुकीम काला पर भी गोलियां दाग दी, जिससे उसकी भी मौत हो गई। गोलियों की आवाज पर बंदी रक्षकों के साथ मौके पर आए जेल अधीक्षक श्री प्रकाश त्रिपाठी पर भी अंशु ने पिस्टल तान दी और पिस्टल दिखाकर उसने 4 बंदियों को अपनी ढाल बना लिया। यह कहना है जेल अधीक्षक का। पुलिस ने अंशु को सरेंडर करने की बात कही, लेकिन उसने पुलिस पर भी फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे शूट कर दिया। अब इस कहानी में कई झोल हैं। सबसे पहला झोल कि आखिर अंशु के पास पिस्टल आई कहां से थी, जबकि इस वक्त कोरोना के चलते जेल में मिलाई भी बंद है। तो क्या यह माना जाए कि जेल के ही किसी स्टाफ ने उसे यह रिवॉल्वर दी थी? अंशु अगर जिंदा रहता तो इस बात का पता चल सकता था, मगर यह सबूत भी खत्म कर दिया गया। दूसरा झोल यह नजर आ रहा है कि पहले अंशु ने मेराजुद्दीन को मारा और फिर आराम से टहलता हुआ मुकीम काला की बैरक में पहुंचा और उसको मार डाला। तो क्या अंशु को किसी ने यह भरोसा दिलाया था कि अगर वो दोनों को मार देगा तो भी उसे कुछ नहीं कहा जाएगा? ये दोनों झोल पूरी कहानी में प्रश्न खड़े कर रहे हैं। जिस तरह से दोनों कत्ल होने के बाद अंशु को मौत के घाट उतार दिया गया, वो कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच बैठा दी गई है। अब देखना यह है कि जांच में क्या बातें निकलकर सामने आती हैं। अंशु दीक्षित सीतापुर का रहने वाला था। वहां के रहने वाले लोगों का कहना है कि पहले अंशु अपनी दादी के साथ सीतापुर के आंखों के अस्पताल में ही रहता था। यहां पर उसकी दादी नर्स का काम करती थी। उनको मिले सरकारी आवास में ही अंशु, उसकी दादी, पिता और भाई रहते थे। दादी के रिटायर होने के बाद ये सब लोग रोटी गोदाम मोहल्ले में रहने लगे और यहीं से अंशु का आपराधिक सफर शुरू हो गया। आज सुबह ही सुबह एक हादसे में एक नौजवान युवक की जान चली गई। दरअसल नहटौर नूरपुर रोड पर एक कंटेनर का प्रेशर पाइप फट जाने के कारण वो सड़क किनारे खड़ा हुआ था और उस प्रेशर पाइप को 18 साल का युवक अले नबी सही कर रहा था। तभी पीछे से आ रहा है एक तेज रफ्तार ट्रक संख्या UP 22 T 5034 ने कंटेनर में टक्कर मार दी, जिससे वहां काम कर रहे अली नबी की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक की तलाशी ली और उसके पास मिले कागजों के आधार पर उसकी पहचान अलीपुरा भूड़ थाना गजरौला जिला अमरोहा के रहने वाले अली नबी के रूप में हुई। हादसे को अंजाम देने के बाद ट्रक चालक ट्रक को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया।